भरे दे। देखिए वह एक लेसन का वीडियो हम बनाकर डाल दिए हैं। चैप्टर का नाम था बातचीत, उसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। लेसन हमारा 2 होगा जिसका नाम है उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो लेसन 2 का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। ये 2 का वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। आपको जब भी मन करेगा देखने का, आप क्या कीजिएगा, वीडियो को खोलिएगा और लेसन 2 का वीडियो चला करके देख लीजिएगा। ठीक है भैया। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लेखक का परिचय होगा। दूसरा का जो वीडियो बनेगा उसमें लेखक मतलब पूरा का पूरा कहानी होगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसमें समझाएंगे कि आंसर कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे निकालते हैं, जन्म कब हुआ था, मरण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कथी कथी पाए, ये सब चीज के बारे में फिर देखेंगे ना हुआ। चलिए तो शुरू किया जाए बाबू। शुरू यह होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? हाँ 7 जुलाई 1883 को। आप सभी बच्चे हुआ क्या कीजिएगा, नोट्स बनाकर घर से लाइएगा और चेक करा लीजिएगा लेसन वाइज। सब्जेक्टिव आप सभी बच्चे लिख चुके हैं, लिख नहीं चुके हैं। बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा, क्योंकि वह जो गेस होता है, गेस में वह आंसर गलत देता है। कभी कभी आंसर गलत दिया रहता है गेस में, और वह आपके हाथ का हैंडराइटिंग का नोट्स होगा, ये गलत नहीं होगा वह, क्योंकि वह किताब पढ़ करके आप खुद से बनाइएगा तो उनमें गलत होने का संभावना नहीं रहेगा, न के बराबर रहेगा वह सीधा। बात समझा रहा हुआ। आप खुद से वह नोट्स बनाइएगा लेसन वाइज, पूरे लेसन का हुआ ऑब्जेक्टिव एकदम लाइन बाई लाइन बना करके लाइएगा। हम सबका चेक करेंगे। हम एक लेसन पढ़ा चुके थे, एक लेसन का ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे। दूसरा का लेसन मेरा चल रहा है तो दूसरा का लेसन का ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे। ठीक है भैया। एक लेसन से ऑब्जेक्टिव कम से कम निकलना चाहिए 40 लेकर के 50 को। एक लेसन से कितना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कम से कम 40 से 50 को। इससे ये फायदा होगा कि आप एकदम नस नस होकर दूर दीजिएगा साफा। कहां से पूछेगा बोर्ड, अकेले से पूछेगा। बताइए एक लेसन में से 50 से जब ऑब्जेक्टिव निकालिएगा तब समझिएगा वो लाइन लाइन वो एकदम लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बचेगा नहीं। और बात हुआ यहाँ ये है कि एग्जाम में अब ऑब्जेक्टिव का वैल्यू है। कहानी सुन लीजिए और कहानी को अपने से जोड़ के लिख दीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव को तो जोड़ के ना लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव एकदम सॉलिड मतलब लगेगा ना बुआ। तो चलिए, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बाबू जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। क्वेश्चन बनाइएगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी परिचय, यहाँ पर दे दीजिएगा अपना से परिचय, ये लिख करके आइस दे दीजिएगा। और नीचे इसका बनाना शुरू कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। अब ये लिखना लिखिएगा कि जन्म, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको ये लिखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के मृत्यु या निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को। अब क्वेश्चन हुआ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन क्या बनेगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? तो कहां हुआ था बुआ? जयपुर राजस्थान में। जयपुर कहां है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में। अच्छा, ये कहां के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहां के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक ग्राम के। कहां के थे हुआ? गुलेर नामक ग्राम के। उनके गांव का नाम था गुलेर। क्या नाम था हुआ? गुलेर। आज जिला कौन सा था? कांगड़ा। जिला कौन सा था? कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये। हिमाचल प्रदेश के वो मूल निवासी थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वहां पे एक जिला था कांगड़ा और उनके गांव का नाम क्या था? गुलेर। क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के गांव का नाम क्या था या ग्राम का नाम क्या था? तो गुलेर। क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस जिला के रहने वाले थे? कांगड़ा। किस जिला के रहने वाले थे? तो इस तरह का बना दीजिएगा क्वेश्चन। अच्छा, उनके पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? हाँ, पंडित शिवराम। अगले का क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सुनिएगा। कह रहा है कि शिक्षा बचपन में
बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड। अब देखिए कोई वो क्वेश्चन इसमें आ गया। क्वेश्चन बनेगा बुआ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब और कहां से, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब और कहां से बीए की पढ़ाई पूरी की? तो कब किया? 1903 में। और कहां से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब और कहां से बीए की पढ़ाई पूरी की? तो 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। दूसरा का क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब और कहां से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब और कहां से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा की? तो कब? 1901 में। और कहां से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। कहां से हुआ? इंटरमीडिएट की पढ़ाई कब की? 1901 में। और कहां से की? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। समझ में आ रहा हुआ? अच्छा, अब मैट्रिक की पढ़ाई कब और कहां से की? तो कब की? तो 1899 में इलाहाबाद से। कहां से हुआ? इलाहाबाद से। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, निकल जाएगा। मैट्रिक का परीक्षा 1899 में, इंटर का परीक्षा 1901 में और बीए का परीक्षा 1903 में। कोई दिक्कत नहीं हुआ? वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। कितना में? 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद नंदी पाठ के प्रोफेसर बने। फिर से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, फिर इसको निकाला जब हुआ। देखिए क्वेश्चन है बाबू कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में गए थे, आ गए। अब क्वेश्चन वो ऐसे होगा कि जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेवो कॉलेज अजमेर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब आए थे? तो 1904 में। कब आए थे? अगले का है कि जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1904 में ही। अगले का क्वेश्चन है कि 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब बने थे? 1916 में। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब बने थे? 1916 में। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर बने। अब क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? किसके निमंत्रण पर? क्वेश्चन क्या होगा? किसके निमंत्रण पर? तो मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर। किसके निमंत्रण पर? क्वेश्चन होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर बने? तो किसके निमंत्रण पर? मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर। इतना क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन संपादन में आइए। संपादन में क्या है? समालोचक काशिक नगरी प्रचारणी पत्रिका। कौन से पत्रिका का ये संपादन किए थे? पूछा जाएगा कि समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादक किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने किया था? काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादक कौन किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन ही होगा कि काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक पत्रिका का संपादन किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हो जाएगा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए कहानी इनकी कुछ है तो सुनिएगा। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। पूछा जाएगा वह क्वेश्चन कि सुखमय जीवन किनकी रचना है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन को कब प्रकाशित किया गया? 1911 में। कब प्रकाशित किया गया? हाँ, सुखमय जीवन 1911 में। बुद्धू का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। फिर से सुनिए, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन बनेगा इसे कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू की कांटा को कब प्रकाशित किया गया था? 1911 में। कब प्रकाशित किया गया था? उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था को कब प्रकाशित किया गया? 1915 में। कब किया गया था? इस सब का ऑब्जेक्टिव आपको निकाल करके लाना है बाबू सबको। तेने करी मछिया बैठल है। देखिए, बुद्धू का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे निकालिएगा? ऊपर नीचे करके लिखिएगा, लाइन से लिखना लिखिएगा। जैसे देखिए ऐसे लिखिएगा, सुखमय जीवन उसके नीचे आप 1911 दे दीजिएगा क्वेश्चन में, बुद्धू का कांटा इसके नीचे लिखिएगा, उसने कहा था उसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, इसका डेट सन है इसको लिख दीजिएगा। बुआ एकदम 100% ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धू के कांटा को कब प्रकाशित किया गया, सुखमय जीवन को कब प्रकाशित किया गया, उसने कहा था को कब प्रकाशित किया गया। ये सब क्वेश्चन बुआ इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि पढ़ा दिए और के बाद तब चलेंगे टेस्ट लेने। एक लेसन का पढ़ाई हुआ और एक लेसन का लगले टेस्ट, एक लेसन पढ़ाई हुआ एक लेसन का टेस्ट, ताकि आप नीमन से उसको याद कर जाइएगा। बात सुन रहा है? अगले का क्वेश्चन है बुआ, सुनिएगा। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, भाषा विज्ञान, सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मरेसी मोही, कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवना प्रिय आदि प्रमुख मतलब इनका निबंध है। फिर कह रहा है कि इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा के प्राकृतपन इत्यादि, ये सब का सब इनका निबंध है। फिर कह रहा है कि टिप्पणियां भी प्रकाशित कुछ हुई है अंग्रेजी में, ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म इत्यादि, ये सब का सब इनकी टिप्पणी है। आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखा है। पता है कौन चिल्ला है? तब ये सब ऑब्जेक्टिव को आप क्या कीजिएगा, लाइन बाय लाइन ऊपर नीचे करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले का देखिए, इस चैप्टर का बाबू सारांश है। अगले का क्या है? इसके चैप्टर का सारांश क्या है? सारांश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। क्वेश्चन क्या बनेगा? सुनिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के साहित्यकार थे? तो 20वीं सदी के। किस सदी के? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के साहित्यकार थे? तो 20वीं सदी के। किस सदी के? वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी निम्नलिखित में से किस भाषा के या किस किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। फिर से क्वेश्चन हुआ बना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार थे? तो द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। फिर कह रहा है कि गुण और विदगत हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी
कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। गुलेरी जी की कितनी कहानी है बुआ? हाँ, गुलेरी जी के कुल टोटल कितनी कहानी है? 3। कितनी कहानी है? और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। मात्र वह 3 कहानी गुलेरी जी लिखे और हिंदी कहानी के कहानीकार में वो अमर हो गए। उनको आज कहानीकार के नाम से जाना जाता है। कितने कहानी से? 3। फिर कह रहा है कि उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निषाद, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्वजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसी संतुलित साधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, ये सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा, शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीक होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई ये नहीं कि उनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है। यहां प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, उनकी अमर रचना है, यानी कि बहुत लोकप्रिय रचना है, बहुत ही लोकप्रिय रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को मील का पत्थर माना जाता है, तो उसने कहा था को, किसको? हाँ, उसने कहा था को कहा कि मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय, किसने बोला? बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की अत्याधुनिक अनुभूति और उनकी स्वाभाविक उत्सर्गम्य अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। क्वेश्चन होगा कि किसने उसने कहा था पर एक फिल्म बनाई थी? किसने उसने कहा था पर एक फिल्म बनाई थी? तब बिमल राय ने। किसने बनाई थी? वह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का, कितने वर्ष का लड़का है? जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, लड़का का नाम क्या है? 8 वर्ष की लड़की, एक लड़की को टांगे के नीचे, टांगा जानते हैं, टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, यानी कि कुराता है, तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का मतलब यहाँ पे मंगनी होता है। क्या होता है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। लड़की क्या कहकर भागती है? लड़का क्या कहता है? तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़का क्या कहता है? धत। लड़का कितने वर्ष का है? या लड़का रहेगा या क्वेश्चन इसे रहेगा कि लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। लड़की कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की। कितने वर्ष की? लड़का लड़की से क्या कहता है? तेरी कुरमाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। लड़की ने लड़का से क्या कहा? धत। धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय वह हाँ कल हो गई। एक दिन जब लड़का ने फिर पूछा कि तोर कुरमाई हो गए, तो लड़की कहती है हाँ हो गया। तोरा क्या है उससे? देखता नहीं ये रेशम से कह रहा हुआ सालू। लड़का का मन उदास हो जाता है, फट जाता है और वो अपने घर की रास्ता ले लेता है। सुनिएगा, इसमें खुद कहेगा तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की हाँ कल हो गई। देखते नहीं यार रेशम के फूलों वाला सालू,
लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। उसके बाद लहना सिंह का भेंट कहां पे होता है बउआ? प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हाजरा सिंह के घर गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटा का नाम क्या था? हाँ, 8 साल की जो लड़की है सूबेदारनी, ओकरे बेटा का नाम क्या दिया है? बोधा। बोधा का ख्याल रखना। सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली। सूबेदारनी बचपन में कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की जो मिली थी। और जो 8 वर्ष की लड़की मिली थी वही सूबेदारनी थी, सूबेदार की पत्नी। कह रहा कि लहना सिंह सूबेदारनी के सॉरी बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली। वही लड़की थी लहना सिंह, सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हाजरा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। हाजरा सिंह की और बोधा सिंह की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर सरपंच संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव विहीन जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कौतूहल पाठ को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गुंजता रह जाता है। एक आगे देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ सपुष्टित है। घटना ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है।